स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग इसके पहले 4 पेपर की तैयारी कर चुके हैं। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देख करके आप लोग तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ना है। तो चलिए आज से हम इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सामाजिक अध्ययन का MCQ स्टार्ट करते हैं। लगभग 250 MCQ है। उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों को हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, इस पेपर को समाप्त करेंगे प्रिपरेशन करके। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ। पहला प्रश्न क्या है, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1972 में, 1976 में, 1980 में, 1978 में। बताइए 42वां संविधान संशोधन कब किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, 1976 याद रखेंगे। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। तो न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बताएंगे 5 वर्ष का होता है। ये तो आपको पता है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2000। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारत के कैग कौन है। कैग का मतलब क्या हो जाएगा, कैग का मतलब हो जाएगा कॉम्पट्रोलर, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसको कहते हैं। तो गिरीश चंद्र हैं, गिरीश चंद्र त्रिपाठी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका जो 2025 का ये संस्करण है, तो पूछा है, ये एक करंट अफेयर का प्रश्न है। वर्तमान में भारत के कै कौन है, कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, कहा है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सीतारमैया, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। 15वीं सदी में, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में, 13वीं सदी में। तो सामंतवाद का पतन कौन से सदी में हुआ, तो पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा, 13वीं सदी में सामंतवाद का क्या हो गया, पतन हो गया। यानी कि 13वीं शताब्दी आते आते सामंतवादी प्रथा खत्म हो गई। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना जाता है, छठवां का उत्तर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। देखिए ये जो मैग्नेटाइट है क्या है, लोहे का अयस्क है। सीडेराइट क्या है बताएंगे। देखिए लोहे का अयस्क कौन कौन सा, लिमोनाइट भी क्या है, लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट भी क्या है, लोहे का अयस्क है। यानी कि लिमोनाइट में भी क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। हेमेटाइट में भी फेरस पाया जाता है। सीडेराइट में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। ये पारे का अयस्क है। और मैग्नेटाइट क्या है, सबसे अच्छा लोहा, ये भी लोहे का ही अयस्क है। लेकिन सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, जो मैग्नेटाइट जिसमें होता है वो अच्छा लोहा माना जाता है, टिकाऊ मजबूत माना जाता है। 7वां प्रश्न, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था। तो अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था, अबुल फजल, तानसेन, रैदास, फैजी। तो अकबर के 9 रत्नों के बारे में आपने छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो 7वां का उत्तर क्या हो जाएगा, तो रैदास जी नहीं है, रैदास नहीं। देखिए अकबर के 9 रत्न अबुल फजल थे, तानसेन थे, ये क्या थे, संगीतकार थे। तानसेन क्या थे, संगीतकार थे। फैजी क्या थे, लेखक थे। तो ये फैजी भी थे। तो तानसेन, फैजी, अबुल फजल थे अकबर के दरबार में, रैदास नहीं थे। 8वां का उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। कैकूबाद की, जलालुद्दीन खिलजी की, बलबन की, इल्तुतमिश की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके राजगद्दी को पाया था। 8वां का उत्तर क्या आ जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करके सत्ता हथिया लिया था। 9वां प्रश्न, जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में, राजपूत काल में। तो बताइए जौहर प्रथा यानी कि जो स्त्रियां होती थीं उनके पति अगर युद्ध में मारे जाते थे या शहीद हो जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां थीं वो क्या करती थीं, अपने राजा के साथ या अपने पति के साथ अग्नि में क्या होती थी, खुद को समाहित करके क्या मृत्यु को प्राप्त होती थी। उसी को जौहर प्रथा कहा जाता था। तो ये राजपूत काल में हुआ करता था।
इसके इसको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय और बहुत सारे अंग्रेजों ने क्या किया था, प्रयास किया था भारतीय सभ्यता संस्कृति से इसको इसको हटाने से। और विधवा विवाह को क्या किया गया था, यानी कि जिनके पति मर जाते हैं और वो विधवा हो जाती हैं तो उनका भी क्या किया जा सकता है, विवाह किया जा सकता है, रूल लाने का प्रयास किया गया था। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, आप लोग पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 10, मुद्रा का नियमन कौन करता है, यानी कि नियमन मतलब क्या, मुद्रा का रेगुलेशन, यानी कि पैसे कैसे आपके हाथ में जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आते हैं, उड़ के आसमान से तो आता नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लाता है। तो जो आरबीआई है यही क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा का नियमन करता है, पूरे देश विदेश में पैसे का चलन कैसे होगा, भारतीय रुपए का। तो मुद्रा का नियमन कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सिडबी का मुख्यालय है, ठीक है, सिडबी SIDBE। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, जौनपुर में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सिडबी कौन सी संस्था है, सेंट्रल है कि स्टेट है, और ये किस प्रकार की संस्था है। तो बताइए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा लखनऊ, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड स्लो लग रहा होगा तो 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे आप लोग जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं वीडियो को। आपके अपने हाथ में, आप लोग स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। तो अजंता में किसने कितनी गुफाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, 30। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं, ये उत्तर हो जाएगा 30। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्रा। तो सबसे पहले कौन चाइनीज आया था भारत में, हवेन सांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। तो बताएंगे कौन आया था सबसे पहले भारत में। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था, 13 का उत्तर हो जाएगा हवेन सांग। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, हवेन सांग। अब देखिए 14वां, एक सेकेंड थोड़ा सा लग रहा है प्रश्न इधर उधर हो गया है। 14वां का, चलिए यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस प्रश्न से मतलब है, उसे क्या करना है, नंबर इधर उधर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, आप लोग बताएंगे। तो तराइन का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, और तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191 में। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ। आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, और आपको स्लो लगेगा तो पढ़ाने का। प्रश्न नंबर 41, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो गुलाम वंश या दास वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान थी। 41 का उत्तर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी के ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था, 1021 से 22 ईस्वी में, 1023 से 1024 ईस्वी में, 1922 से 1923 ईस्वी में, 1025 से 1026 ईस्वी में। तो 42 का उत्तर बताएंगे आप लोग क्या होगा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 से 1026 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। देखिए कितना पहले सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, 1025 से 1026 ईस्वी में। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है, कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है, 43 का उत्तर हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन क्या है आपका 78% है, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन क्या है 21% है। हाइड्रोजन क्या है 0.03 या 0.02% है, ऐसे कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो जो राजस्थान का अजमेर है उसमें किस सूफी संत की दरगाह है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो 44 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो राजस्थान के अजमेर में जो दरगाह है सूफी संत वो कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है दरगाह है। ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में ही क्या है? सूफी संत का जो दरगाह है, अजमेर दरगाह, वहाँ पे राजस्थान में क्या है आपका? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो जो पल्लवों का प्रसिद्ध रथ मंदिर है किस स्थान पर है? कांची में है, बंगी में है, महाबलीपुरम है, या तंजौर में है? तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में है, ऑप्शन नंबर 100। तो पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, याद रखेंगे। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो गुप्त संवत का किसी ने प्रारंभ किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ओ से हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी भेरी घोष, धर्म घोष, भेरी घोष तथा धर्म घोष, इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग युद्ध के बाद जब भीषण नरसंहार हुआ तो अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उस टाइम उसने किस चीज की घोषणा की थी? 49 का उत्तर हो जाएगा धर्म घोष का। किसका? धर्म घोष, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, धर्म घोष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? तो कौन गुप्तकालीन सोने की मुद्रा नहीं है? कौड़ी, दिनार, निस्क, पर्ण। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? दिनार। 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? दिनार। तो ये दिनार जो है यूएई में चलता है, कतर में चलता है, ये वर्तमान समय में चलता है। तो गुप्तकालीन पैसा ये नहीं है दिनार, ये क्या है? वर्तमान समय का है। लेकिन जो गुप्त काल में कौन सा सोने का मुद्रा चलता था? तो गुप्त काल में सोने का मुद्रा चलता था, निस्क चलता था, पर्ण चलता था, कौड़ी चलता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो जो कृष्णदेवराय था उसके दरबार में जो 8 दिग्गज थे, कौन थे? तो 51 का उत्तर क्या जाएगा? 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि। तो जो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज क्या क्या कहा जाता था? 8 जो तेलुगु भाषा के जो कवि थे उनको हम लोग अष्ट दिग्गज कहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। प्रश्न नंबर 52, मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, जो मानसून जून जुलाई में आता है वो पवन क्या कहलाती है? नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन, सागरी पवन। तो 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये मौसमी पवन है क्योंकि वर्षा ऋतु में आती है, तो मौसमी पवन हो जाएगा। तो मानसूनी पवन को हम लोग क्या कहेंगे? मौसमी पवन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, 66 सही 1/2 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। ठीक है, यानी कि मकर रेखा के ऊपर की बात कर रहा है। शीतोष्ण है, शीत है, उष्ण है, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा ये अगर ग्लोब है तो ये देखिए बीच में क्या है? 0 डिग्री भूमध्य है, उसके बाद 23.5 डिग्री है, उसके बाद 66.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री क्या है? मकर रेखा है। यानी कि 66.5 डिग्री से ध्रुवों, यानी कि 66.5 डिग्री से यहाँ पे नॉर्थ ध्रुव और नीचे साउथ ध्रुव। तो नॉर्थ ध्रुव और इधर इधर भी आएगा 66.5 डिग्री, इधर साउथ ध्रुव। तो पाया जाने वाला ताप कटिबंध को क्या कहेंगे? 53 का उत्तर हो जाएगा आपका उष्ण। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्ण, यानी कि गर्म, उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में सूचियां हैं, एक सूची है, दो सूची, तीन है, या चार? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 54 का उत्तर हो जाएगा 3 सूचियां। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक।
यानी कि अर्थव्यवस्था में जो पैसे होते हैं, पूंजी होती है, तो पूरे बाजार में पूंजी किसके माध्यम से एकत्रित होती है या आती है? तो 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का उत्तर शेयर। तो पूंजी का बाजार कौन बनाता है? देखेंगे बहुत लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा क्या होता है? पूंजी का बाजार होता है। जो कंपनियां होती हैं अपने पास पूंजी जमा करके क्या करती हैं? शेयर बांटती हैं, जिससे लोग क्या करते हैं? उससे भी अर्निंग करते हैं। उसको हम लोग शेयर, पूंजी का बाजार क्या होता है? शेयर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का। ठीक है, मूल्य मापक का कार्य है मुद्रा। यानी कि आप मान लीजिए 10 रुपया दे करके दो दो मान लीजिए साबुन खरीद रहे हैं, 10 रुपया दे के दो साबुन खरीद रहे हैं। जो दो साबुन की कीमत 10 रुपये, ये कौन निर्धारण करता है? तो मान लीजिए भारतीय सरकार करती है या बहुत सारी संस्थाएं करती हैं। उसी प्रकार क्या है, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का। ठीक है, मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य मापक। सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है, आकस्मिक कार्य है। तो मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का, मुद्रा का क्या कार्य है? 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा प्रमुख कार्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 57 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। प्रारूप समिति यानी कि जो संविधान बन रहा था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 100 देखिए, मोहम्मद गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगमरमर है। संगमरमर है क्या है? रूपांतरित शैल है, आग्नेय शैल है, परतदार शैल है, मिट्टी है। तो संगमरमर क्या है? 59 का उत्तर बताएंगे। तो संगमरमर क्या है? रूपांतरित शैल है। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, रूपांतरित शैल। संगमरमर क्या है? रूपांतरित शैल है, यानी कि ये रूपांतरित होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। मान लीजिए ये समुद्र है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा जमीन है, ये जमीन उठा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? महासागर कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे, या जल मंडल कहेंगे। तो 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बताएंगे 60 का उत्तर। तो 60 का उत्तर हो जाएगा महाद्वीप। इसको हम लोग क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। जो समुद्र होता है, जैसे मान लीजिए प्रशांत महासागर है, चाहे हिंद महासागर है, चाहे अटलांटिक महासागर है, अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा विशालतम भूभाग उठा हुआ है, तो उसको हम लोग महाद्वीप कह देते हैं। जैसे हम लोग किस महाद्वीप में है? तो हम लोग एशिया महाद्वीप में है। तो हम लोग एशिया महाद्वीप के नीचे भी देखेंगे आप लोग क्या है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, भारत के पास क्या है? हिंद महासागर है। तो उसी को हम लोग महासागर के ऊपर ही क्या है? महाद्वीप है, यानी कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तो इसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर क्या है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर। प्रश्न नंबर 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 62, पृथ्वी राजरासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी राजरासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई प्राचीन क्षत्रियों से। तो जो पृथ्वी राजरासो के अनुसार, यानी कि पृथ्वी राजरासो क्या है? एक किताब है, एक ग्रंथ है। तो पृथ्वी राजरासो किसने, कौन लिखा था? तो चंद बरदाई, चंद बरदाई, चंद बरदाई नामक लेखक ने पृथ्वी राजरासो लिखा था। उसमें क्या राजपूतों का जो जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, किस चीज से हुई थी? चारों ऑप्शन में दिया है, बताइए। प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से, अग्निकुंड से। तो पृथ्वी राजरासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्राचीन क्षत्रियों से। तो जो प्राचीन क्षत्रिय थे, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, ये कहता है पृथ्वी राजरासो ग्रंथ है, जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है।
तो जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे उनका दरगाह स्थित कहाँ है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में। 63 का उत्तर क्या आ जाएगा? तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 देखिए, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो जो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? कांची का, महाबलीपुरम का, तंजौर का, बेंगी का। तो 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह मतलब जहाँ पे जहाज, बड़े बड़े पानी वाले जहाज क्या करते हैं, उनका रहने का स्टेशन एक तरह से कह सकते हैं। जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं उनके रहने का, ठहरने का जो स्टेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो जो पल्लव थे उनका सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो कांची था। पल्लव का प्रसिद्ध बंदरगाह कांची था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। तो जब दिल्ली सल्तनत आया था तो उस टाइम प्रांत को क्या कहते थे? राज्य कहते थे, परगना कहते थे, इक्ता कहते थे, या आपका सिख कहते थे? तो बताएंगे। प्रश्न नंबर 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो सल्तनत काल में यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में प्रांत यानी कि स्टेट, प्रांत मतलब क्या हो जाएगा? स्टेट। तो स्टेट को क्या कहा जाता था उस टाइम? प्रेजेंट टाइम में तो हम लोग कहते हैं कि हमारा ये उत्तर प्रदेश राज्य है, ये मध्य प्रदेश है, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा राज्य है। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत था तो उस टाइम प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, इक्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या है? भूकंप नापने की इकाई है मापक, रिक्टर, समताप, मिलीबार। तो भूकंप नापने का जो इकाई है, यूनिट है, जैसे लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार भूकंप को किस में मापते हैं? तो 66 का उत्तर बताएंगे चारों ऑप्शन देख के। तो भूकंप नापने की इकाई क्या है? रिक्टर है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रिक्टर। प्रश्न नंबर 67 देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, फ्रांस से, ब्रिटेन के, या आयरलैंड के संविधान से, या रूस के संविधान से? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो 36 से 51 है, आपका जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, तो भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको पता है जो हमारा भारतीय संविधान है, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, ये सब दूसरे दूसरे संविधानों से लिया गया है, तब जाके हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो उसमें भी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? तो देखिए, निजी और सार्वजनिक, जैसे कुछ हमारे देश में निजी कंपनियां हैं, निजी विद्यालय हैं, उसी प्रकार कुछ सार्वजनिक कंपनियां, कुछ सार्वजनिक विद्यालय हैं। जैसे रेलवे क्या है? सार्वजनिक है। तो देखिए, साम्यवादी मतलब जो कहाँ पे कम्युनिस्ट हो, यानी कि एक ही पार्टी हो, यानी कि समाजवादी विचारधारा वाले में ये चलता है, सरकारी और प्राइवेट, आकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, पूंजीवादी वाले तो यहाँ पे बस प्राइवेट ही चलवाएंगे। तो 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे क्या होता है? न ही पूंजीवादी को बढ़ावा दिया जाता है, न ही समाजवादी को, दोनों को बैलेंस करके चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। और चाइना क्या है? साम्यवादी है। तो चीन क्या है? साम्यवादी देश, यानी कि जो चाइनीज वाले होते हैं वहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो वहाँ पे क्या बढ़ावा दिया जाता है? यहाँ पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है चाइनीज में लगभग। लेकिन जहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, हमारे भारत देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें एक साथ सह अस्तित्व करके क्या करती हैं? चलती हैं, और इससे हमारा देश का विकास होता है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य। तो अशोक के पिता कौन थे? 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। तो अशोक के पिता बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, बाघ की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? 70 का उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है।
और हमारे देश में कितने बाघ के रिजर्व हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हमारे देश में कितने बाघ के टाइगर रिजर्व हैं वो बताएंगे, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।